Hello, dear aspirants. I am Bhanu Sharma, your educator for international relations on Arpita Sharma classes. From today onwards, we are going to start a 10-day crash course on international relations for UPSC CSE on this channel only. We'll be covering the most important topics in IR, course for prelims and mains both, for giving you a holistic preparation. And before we start the classes and the lectures, there is a small announcement for all of you that Unacademy has got UPSC Civil Services aspirants a free test made by top Unacademy educators. To unlock the plus experience for free and start learning the best, you can use code ARPITA10 ARPITA10 in order to get the plus experience for free. यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं जैसे T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ विच इज़ डेली 7:30 PM, अनअकैडमी राइज 2.0 जो कि 30 मिनट्स की क्विक टेस्ट सीरीज़ है, एंड अनअकैडमी इम्पल्स एज वेल जो कि 40 मिनट्स की टेस्ट सीरीज़ है और ये सुबह 10 बजे होती है थ्राइस अ वीक. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड हाउ टू इनरोल फॉर द टेस्ट फॉर फ्री, ये बिल्कुल फ्री है. यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. You have to register and sign in on the app and select the goal UPSC CSE, and जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके पास कोड डालने का ऑप्शन आएगा. You just have to enter the code ARPITA10 to activate your free plan. Take part in these test series. It is for your greater good. Now let's begin with the Indian foreign policy. तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद उसको जो से शेप करा गया है टिल टुडे इन 2021, उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. फॉरेन पॉलिसी की जो शेपिंग होती है जिसका जो बैकग्राउंड है वो दो पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अशोकन फॉरेन पॉलिसी और आइडल्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो हम पहले बात करते हैं अशोकन फॉरेन पॉलिसी की. अशोकन फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि हमें आर्म्स का यूज़ नहीं करना और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की इसमें बात करी जाती है. ये पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स वाली पॉलिसी है, यानी कि आप इसमें एज अ नेशन आप किसी से जाके लड़ाई नहीं करते हैं, आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यूज़ नहीं करते हैं. आप अपना जो स्टैंस है जियो पॉलिटिक्स में इंटरनेशनली जो आपका स्टैंस है वो बहुत पीस लविंग कंट्री होना चाहिए, और वही इंडिया ने फॉलो भी करा. ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा उन नेशंस में जहाँ पे बुद्धिज़्म एज अ मेजॉरिटी रिलीजन है, जैसे जापान, जैसे एशियन के जो कंट्रीज़ हैं उनका भी यही स्टैंस है. अब अशोकन फॉरेन पॉलिसी को हम आइडियलिस्ट, पैसिफिस्ट, बुद्धिस्ट या नॉन रियलिस्ट पॉलिसी भी कहते हैं. तो अगर आप न्यूज़पेपर में इसको रीड करते हैं इन सम ऑफ द एडिटोरियल यू विल फाइंड दीज वर्ड्स लाइक आइडियलिस्ट पॉलिसी, पैसिफिस्ट पॉलिसी. एक ऐसी पॉलिसी है जो कि इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एंड स्पेशली इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 के टाइम पे ये पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट भी करी. अब दूसरा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है आइडल्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो बनी तो है 1947 के बाद से, जिनके मॉडर्न आर्किटेक्ट हम मानते हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं. लेकिन वो जो फॉरेन पॉलिसी बनी है उसमें भी जो बैकग्राउंड है वो इन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का है. एक तो अशोकन फॉरेन पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया, और एक आइडल्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब आइडल्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थे वो सबसे ज़्यादा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसमें जो इंस्पायर हुई है वो है पूर्ण स्वराज के आइडिया से, जो कि है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आइडिया. यानी कि जो सोवेनिटी है कंट्री की वो मेंटेन रहे. यानी कि अगर मैं इस चीज़ को इफ़ आई एम अबाउट टू इंटीग्रेट दिस पूर्ण स्वराज थिंग इन टू द फॉरेन पॉलिसी, देन इट कम्स आउट एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी आप एडिटोरियल्स में काफ़ी सारे डिप्लोमेट्स को, काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स को टाइम टू टाइम देखेंगे कि वो इसको कोट एंड कोट करते हैं इन देयर एडिटोरियल्स, इन टू देयर इंटरव्यूज़. सो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये भी समझने की बात है. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि मैं किसी भी देश के साथ इंगेज कर सकता हूँ एज अ नेशन. ये नेशन की यहाँ पे बात हो रही है.
हमारी जो नेशन है वो ट्रेड कर सकता हूँ, जो हमारी जो नेशन है वो ट्रेड कर सकती है किसी के भी साथ। कुछ भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी भी कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, चाहे वो स्पेस कोऑपरेशन में हो, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, फूड में हो, फूड कोऑपरेशन हो, या बायलैटरल रिलेशंस हो। हम यानी कि हमारे ऊपर किसी भी कंट्री का दबाव नहीं होगा। आई कैन एंटर इनटू ग्रुप्स, इनटू ट्रीटीज, इनटू एग्रीमेंट्स। लेकिन इसमें कोई भी कंट्री हमें फोर्स नहीं करेगी, ना ही हमें इन्फ्लुएंस करेगी। ये हमारी खुद की ऑटोनॉमी है। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नोन एज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसको आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो देश के हित में है वो करेंगे, किसी को खुश करने के लिए नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ये, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज सेक्युलरिज्म एज वेल। द आइडल्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में हमारा जो कॉपरेशन है, जो डिफरेंट नेशंस है, चाहे वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज़ हों, चाहे वो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, हम हमें रिलीजन जो है वो बाउंड नहीं करेगा, हमें रोकेगा नहीं, इन ऑर्डर टू कोऑपरेट विद द नेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्युलरिज्म की जो भावना है इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो थी, उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इस तरीके से शेप अप किया। और वहीं से निकल के आता है कि दैट वन ऑफ द आइडल्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्टैंड था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट वी सपोर्टेड नेल्सन मंडेला जब अपार्थाइड मूवमेंट था। वी सपोर्टेड द पीपल लिविंग इन द मंगोलियन रिजीम जो कि सताए गए थे। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि 1930s में INC, Indian National Congress, opened a foreign policy office in Africa to collaborate with the African people against the imperialism. तो ये जो इतनी भी भावना थी, आप इससे देखेंगे कि जितने भी पहले के जो सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सेक्युलरिज्म, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ तक कि जो रिलीजियस मूवमेंट्स भी हुए, चाहे वो नियो हिंदुज़म के मूवमेंट्स हों, जो जहाँ पे स्वामी विवेकानंद आउट ऑफ इंडिया गए, उन्होंने प्रोपोगेट करा रिलीजन को, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि दैट द आइडल्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड अ हैवी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बहुत झुकाव था। अब आता है मल्टीलैटरलिज्म क्या है, इसकी अप्रोच किस तरीके से होती है। सो मल्टीलैटरल पॉलिसी इंडिया की क्या है, इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में कोड कर सकते हैं GS पेपर 2 में, जहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आप इसको लाइन को कोट एंड कोड कर सकते हैं दैट द मल्टीलैटरल पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ इट्स जेनेसिस इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, that India is free to enter and exit into any group with regards to its national interest, and as long as we are members of these groups, we are not representing the intent of any other country, but we will act ओनली नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि हम देश के हित में जो चीज़ रहेगी उसी पे एक्ट करेंगे, किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आगे नहीं करेंगे। इसे इंडिया, ये जो फॉरेन पॉलिसी है, मल्टीलैटरलिज्म की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी में मेजर एक सेंट्रल पिलर खड़ा हुआ। अब बात करते हैं, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो इंडिपेंडेंस के बाद जब फर्स्ट फेज़ हम देखते हैं, जिसे हम ऑप्टिमिस्टिक फेज़ या नॉन अलाइनमेंट फेज़ भी कहते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी में उस टाइम पे क्या हो रहा था। ये वो टाइम था जहाँ पे कोल्ड वॉर का एरा था। जो वर्ल्ड थे वो दो तरीके के ब्लॉक्स में बट चुके थे। एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसे हम USA आज जानते हैं, और एक था आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसे USSR, सोवियत यूनियन के नाम से आप जानते हैं। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई थी। एंड इन दी अपकमिंग लेक्चर्स विल बी गेटिंग टू नो व्हाट द कोल्ड वॉर वाज इन डिटेल, एज वेल एज व्हाट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट इन डिटेल, राइट। तो कोल्ड वॉर का टाइम था, ये बायपोलर वर्ल्ड था, लेकिन ऐसे टाइम पे भी इंडिया चोज टू बी नॉन अलाइंड, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1961। और ये फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही रिमार्केबल पार्ट था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो। और हमको समझना ही पड़ेगा कि क्यों इंडिया ने कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट ब्लॉक ज्वाइन नहीं करा। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर दैट। इसका जो मेन रीज़न है वो ये था कि जो नेहरू थे वो नहीं चाहते थे कि कोई और इम्पीरियलिस्ट पावर
जो कि एक कंपनी के रूप में, जैसे इन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो इंडिया जैसी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को फिर से रूल करे और हम फिर से उसी पोजीशन में जाएं। ना ही वो ये चाहते थे कि वो कम्प्लीटली कम्युनिस्ट हो जाएं, जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाती, बिकॉज वी वर एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर हम किसी भी ब्लॉक में जाते, चाहे हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाते या कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाते, तो बहुत सारे डिप्लोमेट्स का ये मानना है कि हम एक आर्म्स रेस में लग जाते। हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में इतना लग जाते कि जो बेसिक इश्यूज हैं, जैसे पॉवर्टी, फूड क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी चीज़ों का हम ध्यान ही नहीं रख पाते। और अगर आप देखें तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना है, जो पहला 5 ईयर प्लान बना है, इकोनॉमिक प्लान जो बना है 1951 में, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फूड क्राइसिस को कैसे डील करें, पॉवर्टी को कैसे डील करें, उस पर था। तो एक ऐसी नेशन जो नई नई आज़ाद हुई है, जो कि अभी इतने सालों के इम्पीरियलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट पावर से आज़ाद हुई है, तो उसका जो मेन एजेंडा है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ पे नहीं, बल्कि उसका जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होना चाहिए था। और इसी के कारण जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर बने और नॉन अलाइन इंडिया ने चूज़ करा रहना। और इसी तरीके से एक इसकी मेजर विक्ट्री ये निकल के आई कि इंडिया इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ एशिया एंड अफ्रीका इन अ क्वेस्ट फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर। कि हम एशिया और अफ्रीकन जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हम एक पावर, एक लीडर के तरीके से हम उभर के आए। हम एक ऐसे लीडर उभर के आए जिनके पास अपना स्टैंड था, जो ना तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाना चाहते थे, ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक में। लेकिन जैसे हर चीज़ की कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होती हैं, और वो टाइम टू टाइम हमें बाद में पता चलती हैं। हो सकता है उनके इमीडिएट हमें रेपरकशंस ना पता चलें, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें समझ में आता है। वो हम आगे देखेंगे कि क्रिटिक क्या है इस पॉलिसी के। तो यहाँ पे यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, ये कोल्ड वॉर का टाइम था, और इसके बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो वो वॉर थी वो असलियत में टोटलियरिज्म और डेमोक्रेसी के बीच की वॉर थी। यूएसए और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था वो ये समझता था कि कोई पर्टिकुलर एंटिटी नहीं होनी चाहिए जो कि हर चीज़ को, जो कि ट्रेड को गवर्न करे, हर चीज़ को गवर्न करे, कोई कुछ भी प्राइवेट ना हो। और दूसरी तरफ यूएसएसआर का, यानी कि टोटलिटेरियनिज्म का जो ब्लॉक था यूएसएसआर वाला कम्युनिस्ट ब्लॉक, वो ये चाहते थे कि इम्पीरियलिज्म बिल्कुल हट जाए। यानी कि कोई कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, गेन मेकिंग, ये सारी चीज़ें हट जाएं, जिससे कि पूरी सोसाइटी का विकास हो। दोनों की सोच के कुछ मेरिट्स, कुछ डीमेरिट्स निकल के आते हैं, वो इकनॉमी का पार्ट है। लेकिन इन दोनों की वजह से इंडिया और जो नए जो कंट्रीज जो आज़ाद हो रहे थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, उनके पास चॉइसेस थी केवल दो, या तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाएं या कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाएं। और इंडिया ने एक थर्ड चॉइस ऑफर करी विद द हेल्प ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। अब आते हैं कि इसका क्रिटिक क्या है। इस क्रिटिक मतलब कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए या इसके रेपरकशंस क्या हुए जो कि गलत तरीके से आए। क्योंकि देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो फॉरेन पॉलिसी यूज़ करी, जो फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करी इन दी जियो पॉलिटिक्स, वो फॉरेन पॉलिसी बहुत ही आइडियलिस्ट नेचर की थी। वो बहुत ही आइडियलिस्टिक थे कि सबके साथ पीस लविंग कंट्री बन के रहना, पीसफुल डिस्प्यूट्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करना, डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि उस टाइम में 1947 के बाद जैसे पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, तो हमारे जो होस्टाइल नेबर्स हैं, वो हॉस्टिलिटीज़ और बढ़ गए और हमारे नेबर्स होस्टाइल हो गए हैं हमसे काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली हिमालयन रीजन के ऊपर, चाहे वो चाइना हो या फिर वो पाकिस्तान हो। इसीलिए जो हम आज अपनी फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, उसमें हमको जो एक क्रिटिक देखने को मिलता है, एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, वो है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, जिसे हम नी जर्क रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि नी जर्क रिस्पॉन्स आपको बहुत देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह में। डिप्लोमेट्स भी इसे कोट करते हैं, ज़्यादातर फॉरेन डिप्लोमेट्स, जब वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। नी जर्क रिस्पॉन्स का मतलब है कि जब आपको चोट लगेगी तभी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जब आपके साथ कुछ होगा तभी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी आप रिएक्ट करेंगे। इससे होता ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप
एक्सपेंडिचर लगाते हैं मिलिट्री के ऊपर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपेंडिचर लगाते हैं डिप्लोमेट्स के ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कब सामने वाला आप पे हमला करेगा। जब वो कुछ करते हैं, जब वो कुछ एक्शन लेते हैं, देन ओनली यू कैन डू समथिंग। तो इसका मतलब है कि आपके पास पूरी एडवांटेज नहीं है सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की। आप जब सिचुएशन हो जाती है तभी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा क्रिटिक है इस आइडियलिस्ट पॉलिसी का, वो है कि ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच है। आप हमेशा पीस लविंग कंट्री नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आप पीस चाहते भी हैं तो आपको नहीं पता कि जो आपके जितने भी होस्टाइल नेबर्स हैं, ये कौन सी नेशन कब किस तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो बाय मिलिट्री बाय फोर्स हो, वो कब आपके ऊपर हमला कर देंगे, आपको एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट सिचुएशन में, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डाल दें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिली इसमें क्रिटिक में, वो है 1962 की चाइना वॉर। जब 1962 में चाइना वॉर हुआ, हमारा जो मानना था फॉरेन पॉलिसी के तहत 1947 के बाद फर्स्ट फेज़ में, कि हिमालयस जो हैं वो हमें सेफ गार्ड करते हैं किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से, लेकिन देखने को ये मिला कि एक्चुअली में हिमालयस ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमें रोक नहीं पाए 1962 में चाइना वॉर में जो एग्रेशन हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ बाहर से। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैक ऑफ मिलिट्री एडवांसमेंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब में से। जब आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ज़्यादा आइडियलिस्टिक रहेंगे कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, जब आप रियलिस्ट अप्रोच को छोड़ देंगे, तो उससे ये होता है कि मिलिट्री एडवांसमेंट भी नहीं हो पाई। अब इसके दो रीजंस हैं कि इतना ज़्यादा हमारे पास इकोनॉमिक पावर नहीं था, क्योंकि हम जब 1947 के बाद जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, then we were focusing more on agricultural growth, agricultural development, more in the issues like poverty, malnutrition. उस टाइम पे अगर मिलिट्री एडवांसमेंट भी होता, अब इसमें भी दो स्कूल्स हैं, कुछ लोग मानते हैं कि अगर उस टाइम पे मिलिट्री एडवांसमेंट होता, मे भी हमारी जो देश की जो कंडीशन है वो आज जैसी इतनी डेमोक्रेटिक ना होती, मे भी हमें मिलिट्री रूल देखने को मिल सकता था। बट वन स्कूल ऑल्सो सेज कि अगर उस टाइम में हमारे पास मिलिट्री एडवांसमेंट होती तो मे बी हम कैपिटलिस्ट हो जाते, और हम चाइना वॉर का जो रेपरकशन है, जो आउटकम हुआ, जिसमें चाइना डिफीटेड अस ऐसा बोला जाता है, बट वी नेवर कंक्लूड दैट इन दैट वे। जब साइनो इंडिया वॉर हुई तो वो इतने बुरे रेपरकशंस नहीं होते। तो ये जो है, दिस लेक्चर was for the Indian foreign policy during post independence। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर, जैसे कि ये यूएसए वर्सेस यूएसएसआर की यूएसए वर्सेस यूएसएसआर में जो कोल्ड वॉर जो हो रही थी, उसके रेपरकशंस क्या थे, उसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।